हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई से रिलेटेड जो भी काम है उन सबको कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। आज क्लास का दूसरा वीडियो है। कल की वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया था और आज के वीडियो में पहले टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो पहली बात तो ये है कि जो भी लोग नए हैं वो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की इनको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। अब बात करेंगे कि सुपर टीईटी के लिए जो मैथ का सिलेबस था उसको हमने कल डिस्कस किया था, और जो सिलेबस डिस्कशन था वो इस तरह से था कि ये हमारे सिलेबस के टॉपिक थे। डिस्काउंट है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। फिर बात करें तो परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टेबल एंड ग्राफ्स, नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, और लास्ट टॉपिक था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और मैथमेटिकल ऑपरेशन। कल के वीडियो में ये बात हुई थी कि आज हम लोग नंबर सिस्टम से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक होता है और यहीं से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये नंबर क्या है, क्या कैसी बातें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक की क्लास में ये सारी बातें हुई थी, अब आज इसी को स्टार्ट करना है। क्या नंबर सिस्टम, या बात करें तो इसी को कह सकते हैं क्या, संख्या पद्धति। यहाँ पे लिखेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अच्छा, इस टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट तरीके से ही पढ़ना है, क्योंकि कहीं से कोई क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, मिनिमम एक, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन। तो अब बात करेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नंबर सिस्टम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला तो है क्या, नंबर, और दूसरा है सिस्टम। तो पहले नंबर को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसका जो सिस्टम है इसको सिस्टम से पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या है। तो नंबर, हम लोगों ने देखा होगा कि नंबर, बहुत सारे नंबर हमारे आसपास या हमारे लाइफ में होते हैं। जैसे कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या -1 है, -3 है, -10 है, या 0 है। तो ये सारे हमारे नंबर हैं, ये सारे हमारे नंबर हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 0.25 भी एक नंबर है, 2/5 भी एक नंबर है, -3/7 भी एक नंबर है, वहीं π/2 भी एक नंबर है, थीटा भी एक अपने आप में नंबर है, और x भी अपने आप में एक नंबर है जिसकी कुछ न कुछ वैल्यू होती है। तो इतने तरीके के नंबर हमारे पास हो गए। फिर और बात करें तो √3 एक नंबर है, √7 एक नंबर है, √-6 एक नंबर है। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमारी लाइफ में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई नंबर की बात कि नंबर क्या क्या है। ठीक, अब इन्हीं नंबर्स में से ये सारे नंबर हैं। सपोज़ कर लीजिए कि ये एक स्कूल के इतने सारे बच्चे हैं, तो अब इन स्कूल के बच्चों को अलग अगर एक क्लास में डिवाइड करना है कि ये इस क्लास के बच्चे हैं, और इस तरह से अलग अलग क्लास के अलग अलग बच्चे हैं जो एक सिमिलरिटी के होंगे, उनको एक क्लास में रखेंगे। तो उसी तरह से नंबर्स को भी एक अलग अलग क्लास में क्लासीफाई करना नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसमें एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स का मतलब इनके आगे माइनस का साइन नहीं लगा है, तो ये पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। अब इसी के अंदर अगर बात करें, अगर हम 1 लिख दें, 3 लिख दें, 5 लिख दें, 7 लिख दें, 9 लिख दें, तो हैं तो पॉजिटिव नंबर्स के ही, लेकिन इनमें एक क्लास ये बन गई कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं, माने विषम संख्याएं हैं।
है ना, ये सारी विषम संख्याएं हैं। और इसी से अगर ऐसे अलग कर लें 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो अगर हमने इस तरह से इसको अलग कर लिया तो ये है तो पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव के अंदर कैसी संख्या है, ये सम संख्याएं हैं। तो इस तरह से इन्हीं नंबर्स में से दो तरीके का क्लासिफिकेशन हमने देखा कि अगर 1, 3, 5, 7 और 9 इस तरह से लिख देते हैं तो विषम संख्याएं हो जाती हैं। अगर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 लिख देते हैं तो सम संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है। अगर माइनस का साइन लग जाएगा तो अलग नहीं, अलग क्लास में हो जाएंगी या नेगेटिव नंबर्स उनको कह देंगे। अगर मान लीजिए इस तरह से अपॉन में लिख दी जाए 1/2, 3/2, 1/7, 3/7, 1/6, 6/7, इस तरह से जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हैं, जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं, वो सारे क्या होंगे, अलग क्लास में होंगे। तो यहाँ तक की बात समझ में आई कि ये नंबर्स हैं। नंबर्स क्या हैं, इतने सारे जितने नंबर्स हम सोच सकते हैं, जितनी भी संख्याओं को हम सोच सकते हैं, वो सारी हमारी संख्याएं होंगी। और उनको अलग अलग से क्लासीफाई कर देना या एक सिस्टम में रख देना कि इसके अंतर्गत ये चीज़ें, जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स के अंतर्गत कौन सी आएंगी। पॉजिटिव नंबर्स की बात की जाए तो पॉजिटिव के अंदर ऑड भी आएगी, इवन भी आएगी, मतलब सम भी आएगी और विषम भी आएगी। तो किस जगह पे किस संख्या का रखना है, उस सारे तरीके को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। जो भी समस्या है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आई, उसको हम धीरे से बता देंगे। ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम तो हो गया। अब नंबर सिस्टम के आगे कैसे बढ़ना है। तो नंबर सिस्टम के अंदर पहले दो तरह की संख्या, पहले एक संख्या होती है, कैसी, नंबर सिस्टम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, संख्या या संख्याएं। संख्याएं बेटा यहाँ पर दो तरीके की हो सकती हैं। कितनी, दो तरीके की। पहला तरीका कौन सा होगा, पहला जो तरीका होगा उसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। दिख रहा है कलर, पहला कौन सा होगा, इमेजिनरी कहें या इसी को काल्पनिक कह लें। ठीक है। और एक संख्या का पार्ट होगा रियल पार्ट, या इसी को वास्तविक कह लें। एक पार्ट हो गया इमेजिनरी, एक पार्ट हो गया रियल। मतलब संख्या अगर इस तरह से आप लोगों ने अगर 10th में या हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा तो ऐसे संख्या होती है 3, या इसको सपोज कर लें कि x + i y के फॉर्म में अगर संख्या है तो ये वाला पार्ट उसका रियल पार्ट कहलाता था और ये वाला पार्ट उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता था। तो संख्याएं दो प्रकार की, पहली इमेजिनरी और दूसरी रियल। या इसको अगर आप उल्टे तरीके से लिखना चाहें तो पहले रियल लिख लें, बाद में इमेजिनरी लिख लें। ठीक है। अब इसके भी दो पार्ट हैं, इसके भी दो पार्ट। क्या, पहला है इरेशनल। इरेशनल माने होता है अपरिमेय संख्या। अभी सारी बातें आगे समझाई जाएंगी। अपरिमेय संख्या, और दूसरा होता है रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। तो यहाँ तक अगर किसी को समझने में कोई समस्या हो रही है तुरंत बताए कि सर हमको यहाँ नहीं आया। तो संख्या के दो पार्ट, पहला इमेजिनरी रियल सॉरी, दूसरा इरेशनल और रेशनल। अब इसका कोई पार्ट नहीं होता, मतलब इमेजिनरी का कोई पार्ट नहीं होता और इरेशनल का कोई पार्ट नहीं होता, जबकि रियल के दो पार्ट हमने बताए और रेशनल के भी अब दो पार्ट बताएंगे। कि पहला पार्ट इसका क्या होगा, इसका पहला पार्ट होगा इंटीजर्स,
इंटीजर और इसका दूसरा पार्ट होगा फ्रैक्शन। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। तो परिमेय संख्या के दो पार्ट हमने बताए, इंटीजर और फ्रैक्शन, मतलब पूर्णांक और भिन्न। अब बात करेंगे कि फ्रैक्शन के क्या कितने तरीके हो सकते हैं। फ्रैक्शन जो है वो कितने तरीके से हो सकता है। फ्रैक्शन के भी दो पार्ट होते हैं या भिन्न के भी दो पार्ट होते हैं। कैसे पार्ट होते हैं? पहला होता है एक दशमलव, मान लीजिए दशमलव भी भिन्न के अंतर्गत आता है। और जो भिन्न होता है वो एक तरीके से और हो सकता है कि वो भिन्न को हम लोग कह सकते हैं उचित भिन्न या अनुचित भिन्न, उचित या अनुचित या उचित भिन्न। तो यहाँ तक बातें हुई कि भिन्न के हमारे दो प्रकार हुए। अब बात करेंगे पूर्णांक के कितने भाग होते हैं। पूर्णांक के भी दो भाग होंगे। तो पूर्णांक के भी हमने दो पार्ट बनाए। पहला कौन सा, यहाँ पर लिखेंगे पहला प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक में आती है, प्राकृतिक संख्या आती है। फिर और बात करें तो प्राकृतिक संख्या हो गई, फिर हो गई पूर्ण संख्या हो गई, फिर बात करेंगे तो अभाज्य संख्या हो गई और भाज्य संख्या हो गई। और यहीं पर एक आती है, यहाँ पर और क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पर एक दूसरा तरीका हो सकता है सम संख्याएं हो गई, दूसरी विषम संख्याएं हो गई। और बात करें तो धनात्मक संख्याएं हो गई और ऋणात्मक संख्याएं हो गई दूसरी ओर। और एक संख्या होती है जिसको हम कहते हैं शून्य। शून्य तो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो यहाँ तक की बातें समझनी है कि संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कितने पार्ट हैं? इमेजिनरी, रियल। फिर रियल के दो पार्ट बताए, एक है इरेशनल और फिर रेशनल। फिर इरेशनल का कोई पार्ट नहीं था, इमेजिनरी का कोई पार्ट नहीं था। रेशनल नंबर्स जो हैं, परिमेय संख्याएं, उसके दो भाग, पहला फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर, मतलब पहला पूर्णांक या दूसरा भिन्न। इनको समझना है। तो फ्रैक्शन के दो पार्ट हैं, पहला दशमलव के रूप में हमारा भिन्न हो सकता है, दूसरा उचित और अनुचित के रूप में हमारा भिन्न हो सकता है। यहीं पर भी पढ़ेंगे 0.5, यहीं पर भी पढ़ेंगे 5/2, -5/2 +5/2। ठीक है। अब पूर्णांक के दो हिस्से बनाए, 3 हिस्से। इसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य आता है। कौन कौन सा? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य आ गया। सम संख्याएं हो गई और विषम संख्याएं हो गई। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। ठीक है ना। तो यहाँ तक इतना जो है नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग को इतनी चीज़ों को पढ़ना है। तो अभी बात करेंगे कि काल्पनिक और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर बताया कि अगर कोई संख्या x + iy के रूप में लिखी है तो x वाला पार्ट उसका रियल पार्ट है और iy वाला जो पार्ट है वो उसका इमेजिनरी वाला पार्ट है। अब इसके बाद बात करेंगे कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपरिमेय और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो पहला लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है। तो परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसी संख्या, क्या? ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर से बोल रहे हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा
जा सकता है, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। और एक कंडीशन और है, Q की जो वैल्यू है या Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। इज़ नॉट इक्वल लिखा है, मतलब कि इसको क्या कहेंगे? Q का मान 0 ना हो। तो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है या 2/3 लिखा है, तो ये देखेंगे गौर से कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है और Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, मतलब Q का मान 3 हो सकता है, -3 भी हो सकता है, लेकिन क्या ना हो? 0 ना हो। जैसे कोई नंबर लाइन ड्रॉ करें, ये 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 होता है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में -1 -2 -3 होता है। तो यहाँ से कोई भी मान हो सकता है, यहाँ से कोई भी मान हो सकता है, लेकिन 0 बस नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसके हर में, मतलब ये अंश लिखा है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर में जो संख्या है वो कुछ भी हो लेकिन 0 ना हो और उसको P बटे Q के रूप में लिखा गया हो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। बहुत गौर से पढ़िएगा, ध्यान दे करके, क्योंकि क्वेश्चन फंसा लेता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 4/2 लिखा है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। -4/6 लिखा है, तो ये भी है। क्यों है? क्योंकि इसको हमने P बटे Q के रूप में लिखा है और Q का मान 0 नहीं है ना। फिर बात करें कि -3 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो देखिए है कि नहीं है, इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये P बटे Q के रूप में तो नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे P बटे Q के रूप में? तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, उसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो अब 1 लिख दिया तो ये क्या हो गया? Q बराबर 1 हो गया, जो 0 नहीं है, मतलब P बटे Q के रूप में लिख गया। और दूसरी कंडीशन, Q का मान 0 ना हो। तो ऐसी सारी संख्याएं जो -3 हो, -2 हो या 12 हो या 101 कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए 786 लिखा है, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, या 1 नहीं लिखा है तो भी ये संख्या अपने आप में कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसमें डाउट में मत रहिएगा कि सर ने कहा था कि P अपॉन Q के रूप में लिखा हो नहीं, लिखा जा सकता हो। ठीक है, तो अगर 11 लिखा है तो 11 को 11/1 भी लिख सकते हैं। तो 11/1 लिख दिया तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इसलिए अगर केवल 11 लिखा है, केवल 1 लिखा है, 111 लिखा है या 101 लिखा है, 121 लिखा है, या कुछ भी संख्या 734 लिखा है, तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं? अपने आप में परिमेय संख्याएं हैं। बटे में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, अगर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में इतना हमने अभी समझाया। अगर किसी को समझने में कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है कि सर ये हमको समझ में नहीं आया। अब परिमेय संख्या के अंतर बात करेंगे कि परिमेय संख्या के अंदर जो ये संख्याएं होती हैं, पहले पूर्णांक की बात करेंगे, फिर हम लोग भिन्न की बात करेंगे, है ना। तो परिमेय संख्याएं हो गई ऐसी संख्याएं जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हो या Q की वैल्यू जिसमें 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है ऐसे कि बताइए -117 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो है कि नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जब हमने कहा कुछ ना लिखा हो तो बटे में 1 अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बटे में 1 लिख दिया तो ये P अपॉन Q के रूप में हो गया ना, P अपॉन Q के रूप में हो गया। तो मतलब अगर इस तरह लिख दिया हमने तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब एक और एक्सेप्शन की बात करें कि सर ये 0 कैसी संख्या होती है, तो 0 लिखा है तो 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0 के बटे में 1 लिख दिया तो P अपॉन Q लिख दिया,
उसने ये कहा था कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। पी की वैल्यू या पी का मान जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू का मान जो है वो 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो चलेगा। तो 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, भाग देंगे वापस से 0 आ जाएगा। तो पी अपॉन क्यू के रूप में अगर लिख सकते हैं इसको भी, तो ये भी हमारी कैसी है, क्या है, 0 एक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, 0 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब ये हो गया परिमेय, और अगर इसी को उलट दें तो वो हो जाएगा अपरिमेय। कैसे, अगर इसी को पलट दें, है ना, अगर इसी को हम पलट दें या अपरिमेय की बात करें कि अपरिमेय किसे कहेंगे, तो इसी को हम रिवर्स पढ़ते हैं अभी। चलिए, परिमेय की कहानी क्या थी, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। तो अपरिमेय को क्या कहेंगे, P अपॉन Q के रूप में ना लिखा जा सके, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि किसी शब्द के आगे अगर आ लग जाए तो वो उसका विपरीत हो जाता है, मतलब उसका विलोम हो जाता है। तो परिमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते थे, तो अपरिमेय संख्या ऐसी होंगी जिनको हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ना लिखा जा सके, उसकी एक कंडीशन थी ये। दूसरी थी Q की वैल्यू 0 ना हो, तो इसमें Q की वैल्यू 0 हो सकती है। दो बातें याद रखनी है कि अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके, है ना, अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे कहा 7/0, तो 7/0 है, तो और Q का मान क्या है, 0। Q का मान क्या है, 0 है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो हो गई है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। अगर किसी संख्या के नीचे या बटे में, हर में 0 लगा है तो उसका मान ये आता है इन्फिनिटी, या इसको अपरिभाषित कहा जा सकता है, अनडिफाइंड कहते हैं इसको। ठीक है, और एक बात, अपरिमेय संख्या को पहचानना है तो अगर किसी संख्या में अंडर रूट लगा है या अंडर रूट x लिखा है, या और बात करें कोई ऐसा मान है, मतलब ऐसी कोई संख्या लिखी है जो अंक ना होकर के कोई दूसरा शब्द है या दूसरा अक्षर है जिसका कुछ ना कुछ मान होता है। जैसे हमारा पाई का मान होता है क्या, 22/7। गौर करिएगा, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। यहाँ पर ये जो 22/7 है इसको हमने P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये हमारा परिमेय होगा। और वहीं ये जो पाई है जिसका मान होता है लेकिन मान के रूप में लिखा नहीं है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इतना ध्यान देना है। दो बातें कि अगर कोई पाई है, थीटा है, लैम्डा है, म्यू है या माइक्रोन लिखा है, कुछ भी लिखा है जिसका कुछ ना कुछ मान होता है, तो वो सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी, और अगर उनका मान लिख दिया जाए तो वो परिमेय होंगी। दूसरी बात, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इन्फिनिटी वाला साइन बना हुआ है, तो वो भी क्या है, या लेटा हुआ 8 अगर बना है तो वो भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। वही तीसरी बात करें, अगर किसी संख्या में ऐसे अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, अगर किसी संख्या में अंडर रूट लगा हुआ है तो वो भी हमारी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा, बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन फंसाएगा कहाँ पे। फंसाने वाली बात अगर आ जाए कि पेपर में आप कहाँ पे परेशान हो सकते हैं, तो परेशान होंगे आप यहाँ पर। पहली बात तो पाई में परेशान करेगा, तो इसको रट लीजिए कि जो पाई होती है, जो पाई होता है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और दूसरा हमने बताया कि अगर अंडर रूट 3 लिखा है, अंडर रूट 7 लिखा है, अंडर रूट 6 लिखा है, अंडर रूट 9 लिखा है, अंडर रूट 12 लिखा है और अंडर रूट 15 लिखा है, ठीक है, तो ऐसी सारी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और इसी तरह 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। मतलब कहने का ये जो 1, 4, 25, 9, 16, 36, 49 और 64 हैं, ये हमारी कैसी संख्याएं हैं,
ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं या किसी एक पूर्णांक के स्क्वायर होते हैं। ठीक, तो अगर इनके ऊपर अंडर रूट लग जाता है तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा 8 आ जाएगा। जैसे कि इसमें हमने 9 लिखा हुआ है, इस 9 को जब सॉल्व करेंगे अंडर रूट 9 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। या और क्लियर कट समझना हो तो +-3 आ जाएगा। ठीक है, फिर समझते जाइएगा। +-3 को हम लोग एक बार +3 ले लेते हैं, एक बार -3 ले लेते हैं, तो इसके भी बटे में 1 लग जाएगा, इसके बटे में 1 लग जाएगा। और अगर 1 लग गया तो ये दोनों संख्याएं P/Q के रूप में हो गई और Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या ना होकर के कैसी संख्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। फिर से समझा रहे हैं कि पहली बात तो आपको अपरिमेय क्या ध्यान देना है। अपरिमेय में कि अगर इस तरह लेटा हुआ 8 बना है तो वो अपरिमेय होगा। दूसरा, अगर ये पाई है तो अपरिमेय होगा। अगर पाई का मान दिया है 22/7 तो अपरिमेय नहीं होगा, वो परिमेय हो जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन कि अगर अंडर रूट लगाए, अंडर रूट लगा तो ये √3, √7, √6, √12, √15 ये हमारे अपरिमेय होंगे। लेकिन अगर बात करें जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 16 है, 36 है, 49 है, 64 है, 100 है, 121 है और 144 है, इस तरह से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर, जिनको सॉल्व करने से एक हमारा पूरा नंबर बाहर निकल आता है, तो वो जब नंबर बाहर निकल आया तो वो हमारी संख्या अपरिमेय ना हो करके परिमेय हो जाती है, परिमेय हो जाती है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर पूर्णांक की। पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य की। तो अब बात करेंगे कि परिमेय संख्या का एक भाग है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, कैसे कैसे, ठीक है। अब यहाँ डालेंगे क्या, परिमेय संख्या के भाग। परिमेय संख्या का पहला पार्ट क्या था, पूर्णांक, और दूसरा पार्ट था भिन्न। तो पहले पूर्णांक के बारे में बात कर लें। पूर्णांक के बारे में यहाँ पर हमने जो चार्ट बनाया है क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, है ना। और तीसरा पार्ट बनाया है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक और पूर्ण संख्या की तरफ से। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, इसके अंदर पहला पार्ट ए नंबर प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इन दो को लेकर के चलना है, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस होता है। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। वहीं पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, प्राकृतिक में और पूर्ण में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन आएगा 0 एक संख्या है। 0 कैसी संख्या है, ऑप्शन दिए होंगे, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके लिए एक आप लोग बात समझिए कि प्राकृतिक संख्या को कैसे याद रखेंगे। प्राकृतिक याद हो जाएगी तो पूर्ण हमको हमेशा याद रहेगी। प्राकृतिक संख्या को ऐसे याद रखना है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे आसपास की प्रकृति है, ये हमारे आसपास की क्या है, प्रकृति है, और प्रकृति से क्या बना है, प्राकृतिक, ठीक है। अच्छा, हमारे आसपास अगर कोई पेड़ लगा है तो वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, है ना।
और अगर पेड़ नहीं लगा है तो ये नहीं कहते कि हमारे घर के आसपास 0 पेड़ लगे, है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं या प्रकृति में या तो कोई चीज़ होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या आगे तक होगी, और अगर नहीं है तो नहीं होगी। उसको हम ये नहीं कहते कि ये 0 पेड़ लगे हैं या यहाँ पर 0 जानवर हैं या यहाँ पर 0 शेर हैं। सीधे सीधे कहते हैं यहाँ पर शेर नहीं है, और अगर शेर है तो कहते हैं 2 शेर हैं 5 शेर हैं। तो 0 जैसी कंडीशन इसमें नहीं आती है। तो याद ये रखना है कि 0 जैसी कंडीशन इसमें नहीं होती है, तो 0 इसमें नहीं होगा। केवल इतना सा याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रकृति में 0 जैसी कोई कहानी नहीं होती। अगर कोई वस्तु है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये नहीं कहा जाता कि हमारे प्रकृति में 0 आम के पेड़ हमारे घर के आसपास लगे हैं। कहते हैं कि हमारे आसपास आम के पेड़ नहीं लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि इसमें 0 नहीं पाया जाता। 0 कहाँ होगा? इसमें नहीं है तो फिर पूर्ण संख्या में। क्यों? क्योंकि 9 के आगे 10 लिखने के लिए हमको 0 की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये 10 को पूर्ण कर रहा है। इसलिए 10 को ये क्या कर रहा है? पूर्ण कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये हमारी पूर्ण संख्या है जो 0 है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बातें सभी को समझ में आई होंगी। फिर एक संख्या लिखी है अभाज्य संख्या, और एक लिखा है भाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या और एक है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लें, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक व खुद के अलावा, क्या है? एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या होता है वो? भाज्य संख्या कहलाती है। अब कैसे कहलाएगी भाज्य संख्या, थोड़ा सा समझते हैं। समझिए यहाँ पर कि मान लीजिए ये कोई नंबर है, क्या ये लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। अब आप 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 में से 10 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। मतलब कोई भी संख्या होती है वो 1 से और अपने आप से 1 से और अपने आप से तो कट ही जाती है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 1 से लेकर के कहीं तक की भी आप संख्या उठा लें, वो अपने आप से और 1 से कट जाएगी। अगर 1 से काटेंगे तो संख्या के बराबर आंसर आएगा, और संख्या को संख्या से काटेंगे तो 1 आंसर आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि वह संख्या जो 1 और खुद के अलावा, मतलब खुद से कटे, 1 से कटे, इसके अलावा और किसी से भी कट जाए तो उसे कहेंगे भाज्य। जैसे 10 है तो 10 हमारी 1 से कटेगी, 10 से कटेगी। और किससे कटती है संख्या? 2 से कटती है, 2 पंचे 10, तो 5 से भी कटेगी, 5 दूनी 10। तो ये संख्या जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या में अ लगा है, इसलिए इसका विपरीत कर देंगे। जो 1 से कटे और खुद से कटे उसे हम क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वो जो खुद से कट जाए, 1 से कट जाए, और इन दोनों के अलावा किसी और से भी कट जाए। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के अलावा कितने वो संख्याओं से कटती, हो सकता है 1 और खुद के अलावा वो 1 ही मात्र संख्या से कट रही हो, या बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जिसे वो कट रही हो। जैसे मान लीजिए 50 है, 50 1 से कटेगा और खुद 50 से कटेगा, इसके अलावा 2 से कटेगा, 5 से कटेगा ना, और 10 से कटेगा। तो इतनी संख्याएं हो गई जो हमारी 50 को आपस में पूरा डिवाइड कर रही हैं। तो ये निश्चित नहीं है कि ये संख्याएं कितनी होंगी, कितनी भी हो सकती हैं। 1 और खुद के अलावा तो कटेगा ही, लेकिन कितनों से कट जाएगा ये कोई ठीक नहीं है, लेकिन कटेगा।
तो ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अगर ऐसी स्थिति ना हो, केवल वो एक से कटता हो और खुद से कटता हो, तो उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सर बताइए कि इनका एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन हो गया 3। अब आप 3 को 1 से काट सकते हैं, 3 को 3 से काट सकते हैं। अब 1 और 3 के बीच में 2 आता है, 2 से संख्या नहीं कटेगी, तो इसलिए ये हमारी संख्या कैसी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। फिर बात करें इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है। 2 को ले लीजिए, 2 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके अलावा अन्य किसी से नहीं कटेगा। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे छोटी। यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 17 होगा। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग ये सोचिए कि हमने यहाँ पर अभाज्य संख्याएं जो लिखी हैं उसमें ये सारी विषम संख्याएं हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 9 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर हमने 15 नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि ये 1 और 9 के अलावा बेटा 3 से भी कट रहा है। ये 1 और 15 के अलावा 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसलिए ये संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याओं का गुण प्रदर्शित कर रही हैं, इसलिए इनको हम अभाज्य संख्या ना कह करके भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। अगला स्टेप क्या है कि पहले थोड़ा सा सम और विषम के बारे में जान लेते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्याएं वो जो 2 के पहाड़े में आती हैं। कहाँ पर, 2 के पहाड़े में आती हैं। पढ़िए 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर इसके आगे 12, 14, 16, 18, 20, फिर 22, 24, 26, 28, 30। 2 के पहाड़े में जो है वो सम संख्याएं या जिनकी इकाई के अंक में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। ठीक है ना, तो इनको हम सम संख्या कहेंगे। अब इनके अलावा जो संख्याएं बचती हैं, जैसे कि 1 बचा, 3 बचा, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो ये जो संख्याएं बची इनको हम विषम संख्याएं कहते हैं, और जो 2 के पहाड़े में आती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हमें लगता है नहीं होनी चाहिए। तो जो 2 के पहाड़े में संख्याएं आए वो सम संख्या, और जो 2 के पहाड़े की संख्याओं के बीच में आए वो विषम संख्या। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर समझेंगे अभाज्य संख्या के बारे में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, जो क्या है अपने आप में सम है ना, सम। फिर 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, यहाँ पर 19 होगा, फिर यहाँ पर 23 होगा, फिर 29 होगा, क्योंकि 23 के बाद 25 नहीं होगा, 25 5 से कट जाता है, 27 नहीं होगा, 3 से कट जाता है। तो पहली अभाज्य संख्या कैसी है, सम है। इसके बाद की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर 2-3 कथन हैं कि अभाज्य संख्याओं से संबंधित। पहला कथन क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2, इसी को लिख लेंगे सम। फिर इसके अलावा, या ऐसे लिखें इसको, पहली संख्या या पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या के अलावा सारी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ठीक है, अब एक पेपर में कथन ये आता है कि लिखा होगा कि अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं।
ठीक है। अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं या विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, इस बात को गौर करिएगा। अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं और विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन बेटा गलत हैं। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याएं विषम तो होती हैं, लेकिन अगर वो कहता पहली अभाज्य संख्या के अलावा, क्योंकि पहली ही अभाज्य संख्या कैसी है? सम है, तो ये कहानी हमारी गलत हो गई। अगर इसमें ये लिखा होता कि पहली अभाज्य संख्या के अलावा सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो ये बिल्कुल सही होता। दूसरी बात, सारी विषम संख्याएं या विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। विषम संख्या, अगर मान लीजिए हम विषम संख्याओं की तरफ से बात करें तो विषम संख्या क्या होगी? 3 होगी, 5 7 होगी, 9 11 13 और 15 होगी। अगर इसमें बाबू ये 9 और ये 15 नहीं होता, क्या नहीं होता? 9 और ये 15 नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती कि विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। लेकिन 9 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य ये नहीं है। तो यहाँ पर ये समझना है कि सारी, मतलब पहली अभाज्य संख्या के अलावा सारी अभाज्य संख्याएं 2, ये लिखा है ना, 2 3 5 7 9 11, 9 नहीं है, 2 3 5 7 कौन कौन सी संख्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19। अगर इनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं क्योंकि ये होती हैं, तो अगर ये कहेगा कि पहली अभाज्य संख्या के अलावा, इसके अलावा सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो अगर बात की जाए कि पहली अभाज्य संख्या के अलावा सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो ये बात सही है। लेकिन विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि सारी विषम संख्याओं को जब लिखेंगे तो उसमें 9 और 15 एक ऐसी विषम संख्याएं होंगी जो कि भाज्य होती हैं, अभाज्य नहीं होती हैं। तो आई होप कि आपको ये अभाज्य और भाज्य वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई और भाज्य हो गई। सम और विषम का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है ना, 2 के पहाड़े में अगर कोई संख्या आ रही तो सम संख्या, और उनके बीच वाली जो संख्याएं होंगी वो विषम संख्या। अब रह गया क्या? धनात्मक और ऋणात्मक। तो बात करेंगे कि धनात्मक क्या होता है, धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है और शून्य क्या होता है। सबसे पहले जो आसान है उसको, शून्य क्या होता है? शून्य 0 होता है। ये तो बेटा ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। वहीं अगर बात की जाए तो नंबर सिस्टम में अगर बात करें, नंबर सिस्टम में बात करें तो धनात्मक संख्याएं नंबर लाइन में धनात्मक संख्याएं पीछे की तरफ शून्य से, और धनात्मक संख्याएं आगे की तरफ और ऋणात्मक संख्याएं पीछे की तरफ होती हैं। ठीक है, तो इसको कैसे समझना है कि अगर किसी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा, जैसे -3 हो गया, -10 हो गया, -17 हो गया या -100 हो गया, अगर किसी संख्या में माइनस का साइन लगा है तो वो संख्या हमारी ऋणात्मक है। भले ही वो -3/10 लिखा हो, -17/18 लिखा हो, -10/15 लिखा हो या 15/-10 लिखा हो। तो ऐसी सारी संख्याएं जिसमें माइनस का साइन लगा हो वो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। और अगर किसी संख्या में माइनस का साइन नहीं लगा, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 204 हो गया, 1080 हो गया, या कोई भी ऐसी संख्या 1/10 हो गया, 15/20 हो गया, 14/18, मतलब क्या कि अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो अगर कोई साइन नहीं लगा है तो वो धनात्मक संख्या होगी, और अगर साइन लगा है तो माइनस का साइन लगा होगा तो वो ऋणात्मक संख्या होगी। और इन दोनों के बीच में शून्य नाम की एक प्रजाति पाई जाती है, तो उसको शून्य कहते हैं। तो यहाँ तक की बातें उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रही होंगी। किसी को अगर कोई समस्या है तो यहाँ पर तुरंत कमेंट कर दे कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बाकी जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो, और इससे रिलेटेड जो हमारा
प्रैक्टिस होगा उसको कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस वाले जो हमने आज की क्लास है इसको पढ़ते रहिए। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक्स फॉर वाचिंग। और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए। जैसे कि ये इमोजी हंस रहा है वैसे आप भी अपने जीवन में हंसते रहिए। हमारी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है फिर भी प्रयास करते हैं कि आप लोगों को हंसी आती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।